नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हम MSD 01 हिंदी काव्य वन का आदि काव्य, भक्ति काव्य, रीति काव्य जो कि असाइनमेंट है आपके इग्नू का, उसका हम प्रश्न क्रमांक 2 करने जा रहे हैं। पृथ्वीराज रासों में कन्वज समय के षट ऋतु वर्णन के महत्व पर प्रकाश डालिए। इससे पहले हमने पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर विचार करें, इसके ऊपर हमने प्रश्न किया था और ये दूसरा प्रश्न है। अगर आपने पहला प्रश्न नहीं देखा है तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या वीडियो के जो हमारे चैनल है उस पर आप जाइए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ज़रूर आपको ये काफ़ी सहायक होएगा आपके असाइनमेंट्स को लिखने में। तो अभी जो आपके सामने ये प्रश्न है उसमें हम इसको लिखित रूप में आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप इसको लिख सके, आपके लिए काफ़ी ये सहायक हो। तो पृथ्वीराज रासों में कन्वज समय के षट ऋतु वर्णन के महत्व पर हमें प्रकाश डालना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये सहायक हो। पृथ्वीराज रासों में कन्वज समय में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं। कन्वज समय में वर्णित षट ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य के अनुपम धरोहर है। कवि ने उस युग की समृद्ध नगरी कान्यकुज के सौंदर्य का वर्णन विस्तार से किया है। इसमें कवि की उपमा शक्ति देखने लायक है। राजा जयचंद के राज दरबार में चंद बराई के साथ छद्म वेश में पृथ्वीराज के जाने की घटना भी नाटकीयता से भरपूर है। इसके बाद गंगा के किनारे संयोगिता और पृथ्वीराज का मिलन अद्भुत है। रासों का एक महत्वपूर्ण अंश है कन्वज समय। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में वैर था। आपको पता है कि आपस में एक झगड़ा था, वैर था। कन्नौज जयचंद की राजधानी थी। जयचंद अपने समय में उत्तरी भारत का संभवतः सबसे बड़ा शासक था। उसकी उपाधि दलपंगुर की थी। दलपंगुर अर्थात सेना नरेश, जिसकी सेना इतनी विशाल हो कि उसे प्रयाण ना करना पड़े, ठीक है, उसको प्रयास भी ना करना पड़े। जहाँ आक्रमण करना हो वहाँ तक सेना ही रहे, यानी जिसकी सेना चलती ना हो, पंगु हो। किंतु पृथ्वीराज किसी से नहीं डरता था। उसने सुना कि जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें उसने पृथ्वीराज की प्रतिमा यज्ञ सभा के द्वार पर स्थापित कर दी। जयचंद की पुत्री संयोगिता ने पृथ्वीराज के रूप पराक्रम की गाथा सुन रखी थी। उसने जयमाला पृथ्वीराज के गले में डाल दी। जयचंद ने यह सुना तो उसे क्रोध हुआ और उसने अनेक दासियों के साथ संयोगिता को गंगा तट पर स्थित एक महल में रहने की व्यवस्था कर दी। अभी आपने देखा कि कैसा वैर था जयचंद का, कि जयचंद ने पृथ्वीराज की प्रतिमा जो है वह एक मूर्ति बना दी। और मूर्ति कैसी बना दी? मूर्ति बना दी और राजसूय यज्ञ हो रहा था तो गेट पे रख दी, द्वार पे रख दी, ताकि कोई आए तो देखे ये द्वारपाल की तरह पृथ्वीराज खड़ा। लेकिन संयोगिता को इतनी ज़्यादा भा गई, वो प्रतिमा भाग गई, उन्होंने उन्हीं के क्या कहते हैं उस पर ही वो जो माला थी वह डाल दी। और ये जानकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए जयचंद, और जयचंद ने क्या किया, संयोगिता को गंगा के किनारे एक महल में अपने दासियों के साथ में भेज दिया कि वहाँ रहो तुम। पृथ्वीराज यह समाचार सुनकर अपमान से दम्ध हो उठा। साथ ही साथ उसके हृदय में संयोगिता के प्रति अनुराग का भाव भी अंकुरित हुआ। चंद्रवरदाई को साथ लेकर वह कन्नौज जाने के लिए उद्यत हुआ। यहाँ कवि ने कौशल से षड ऋतु वर्णन का अवसर निकाल लिया है। पृथ्वीराज का एक एक करके अपनी रानियों से कन्नौज जाने की आज्ञा मांगता है। प्रत्येक रानी उसे एक ऋतु भर रोक लेती है। यह संख्या 6 होनी थी क्योंकि ऋतुएं 6 ही होती है। पृथ्वीराज सबसे पहले बड़ी रानी इंचनी के पास जाते हैं। इंचनी थोड़ा सा आगे आ गया है, क्षमा कीजिएगा, हम थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं अगले प्रश्न पे। जी, इंचनी के पास जाते हैं। इंचनी क्या उत्तर दें? पृथ्वीराज सबसे पहले बड़ी रानी इंचनी के पास जाते हैं। इंचनी क्या उत्तर दें? उत्तर और प्राण दोनों कंठ में एक साथ आ गए, कंठावरोध हो गया। मतलब उत्तर और प्राण दोनों एक साथ आ गए तो कंठ में अवरोध हो गया। और क्या हुआ? प्राण जवाब दोनों चले आन अठवकई कंठ।
वसंत ऋतु की बारी थी। बड़ी रानी इंचनी ने कहा, आम की मंजरी आ गई है, कदम्ब फूले हैं, रातें दीर्घ हैं। भ्रमर मकरंद पान में मग्न भ्रमित होकर इधर उधर गुंजार रहे हैं। वायु बहती है, विरह अग्नि का ताप दे रही है। कोकिल कुहू कुहू बोलकर रीति की आग लगा रही है। हे नाथ, पैरों पड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मेरे प्रति स्नेह का भाव धारण करो। यौवन का काल दिनों दिन घट रहा है, वसंत में गमन मत करो, वसंत में जाओ मत। पृथ्वीराज की बड़ी रानी वसंत ऋतु में उसे छोड़कर न जाने का आग्रह करती है, जो कि इस प्रकार है। मवरी अब फुल्लिग कदम्ब रजनी दिगदीस, भंवर भाव भुल्ले भ्रमंत मकर दय शीस। बहत बात प्रजलती और अति विरि अगिन किए, कुहु कुंकत कलकंठ पत्र राशस रति अगिगिहे। पय लग्गी प्रायपति बीनवो नहा नेह मुच्चित धरहु, दिन दिन अवधि जिटवन घटिए कंत वसंत गम करहु। तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कैसे कैसे दिन घट रहा है, ये इस प्रकार से उन्होंने ये अपना क्या कहते हैं वर्णन किया। इसी प्रकार उन्हें प्रत्येक रानी एक एक ऋतु में रोक लेती है। अब पृथ्वीराज गमन करे तो कैसे करे, जाए तो जाए कैसे, कहीं भी जाएंगे कोई ना कोई ऋतु तो होगी ही। ऐसे संकट से उन्हें चंद्रवदाई ही उभार सकते हैं। चंद्रवदाई ऋतु को ही इससे उबरने का रास्ता भी बना दिया। ऋतु शब्द का उपयोग स्त्रियों के मासिक धर्म की स्थिति के लिए भी होता है। चंद ने रास्ता सुझाया, रोष भरे और कामिनी होय मालिन सिर अंग, हुई रीति त्रेन मावई सुनी चहुन चतुरंग। प्रत्येक रानी से कन्नौज जाने की आगे लेने षड ऋतु वर्णन का बहाना है। कवि किसी न किसी छल से षड ऋतु वर्णन की कथानक रूढ़ी का निर्वाह करना चाहते हैं। रासों के अनुसार संवत 1191 में चैत की तृतीय को रविवार के दिन पृथ्वीराज ने कन्नौज की ओर प्रयाण किया। रास्ते में कालिंदी मिली, शुभ शकुन हुए। आगे चलकर गंगा पड़ती है। कवि गंगा की स्तुति त्रिभंगी छंद में करता है। प्रातःकाल कन्नौज नगर दिखाई पड़ा। कवि को यहाँ उद्यान वर्णन एवं नगर वर्णन की कथानक रूढ़ी की पालन का अवसर मिलता है। चंद पहले उद्यान का वर्णन करते हैं, उसमें नाम परिगणन भी है और अनूठा सदस्य विद्यान भी। उद्यान वर्णन के उपरांत नगर वर्णन है। कन्नौज में रत्नों मोतियों मणियों की दुकानें हैं। नाके नाके पर तमूली है। पान खाकर थूकने से कीचड़ सा हो गया है। कवि कहता है कि नगर वर्णन करने लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जयचंद के द्वार चले। पृथ्वीराज एवं चंद को हजम मिलता है, जो उन्हें दरबार में पहुंचाता है। जयचंद को देखकर चंद अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उसके पश्चात जयचंद और कवि का संवाद मनोरंजक एवं विदिकतापूर्ण है। जयचंद कवि चंद के बरादीय उपाधि पर श्लेष व्यंग्य करता हुआ पूछता है, मुहूद रिद्र अरुथुचितन जंगल राव सुहद, बन उजर पशु तन चरण क्यों दुबरू बरद। पृथ्वीराज ने दुष्ट शत्रुओं को पराजित किया। वे वन में पाले डाल मूल वृक्ष पकड़कर छिप गए। अनेक दांतों में तिनके डूब रखकर चौहान की शरण में आए। इससे पत्तों दूबों की कमी पड़ गई और वर्द दुबला हो गया। जयचंद ने पृथ्वीराज के विषय में प्रश्न किया, वह कैसा है, उसकी सेना कितनी बड़ी है। चंद ने पृथ्वीराज की उम्र बताई, बरस 30 अगरो 6 वर्ष आगे 30 यानी 36। इसी बीच दरबार में एक नाटकीय घटना घटी। पृथ्वीराज की एक दासी जयचंद के यहाँ रहने लगी थी। वह केश खोले रहती थी, किंतु पृथ्वीराज को देखते ही उसने सिर ढांक लिया। जयचंद को शंका हुई कि वह व्यक्ति पृथ्वीराज तो नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि चंद को देखकर दासी ने सर ढका, क्योंकि चंद पृथ्वीराज का अभिन्न है। चंद और पृथ्वीराज को एक सुसज्जित आवास में ठहराया और गया, किंतु
अनंतगोत्वा पृथ्वीराज पहचान लिया जाता है और जयचंद पृथ्वीराज पर आक्रमण करने की आज्ञा देता है। षट ऋतु वर्णन आरोपित न होकर मानव कार्य व्यापार का अंग बनकर आया है। उनके प्रकृति वर्णन में खास बात यह होती है कि वे प्रकृति का ऐसा चित्रण करते हैं कि उससे पात्रों की तत्कालीन मन स्थिति का चित्रण हो जाता है। केमास अंधेरी रात में करणाती के साथ केली विलास में निमग्न है। घोर अंधकार है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। इस स्थिति के वर्णन के कवि के बिंबों पर ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि प्रकृति वर्णन के साथ संयोग श्रृंगार में मन और शरीर दोनों की चेष्टाओं की अंकुट व्यंजना मिलेगी। अंधारने जलेन छीन दित्या तरानी धरा रथ सा मंत्री क्या मास काम अंधा देवो विचित्रगत। अंधकारपूर्ण रात में पृथ्वी घनघोर वर्षा के छिन्न भिन्न विदीर्ण हो रही हैं। तारे भी मूसलाधार वर्षा में छिपे हैं। वह मंत्री केमास कमांद है। देव की गति विचित्र है। पृथ्वी का घनघोर वर्षा से विदीर्ण होना घोर श्रृंगार का संकेत है। वर्षा में तारे छिपे हैं। इधर केमास भी कामहंद है, जिसे आधुनिक आलोचना कविता में समानांतरवाद कहती है। यह उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आपने देखा कि इसमें हम जो है इसमें हमने जो प्रश्न देखा कि षड ऋतु वर्णन का हमने जब देखा पृथ्वीराज रासो के उसमें, तो इसमें हमने दोनों प्रकार से देखा कि किस प्रकार से पृथ्वीराज रासो के इस काव्य में इसमें हमें ये षड ऋतु वर्णन देखने को मिला। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जीवन के अंदर जिस प्रकार से कवि हमने नाटकीय आपने देखा कि किस प्रकार से नाटकीय चित्रण हुआ, किस प्रकार से वहाँ पे ऐसे ही एक दासी के बाल खुले हुए थे, ये सब चीज़ें आपने देखी। वहाँ पे आपने देखा कि वसंत ऋतु का वर्णन है। उसके बाद में कितनी सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये जो असाइनमेंट का ये जो प्रश्न है ये यहीं तक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, उनकी सहायता करें। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ में। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, हम क्या और बना सकते हैं इस पर जिससे आपकी सहायता हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।